कक्षा द्वादश के सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस बार के इस सत्र में हमने जो प्रारंभ किया है वो किया है गद्य गरिमा के गद्यकारों का जीवन परिचय। तो इसमें आप दो गद्यकारों, जिसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों की जीवनी के विषय में आप बड़ी प्रकार से समझ चुके। तो इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में आज हम जिस साहित्यकार की जीवनी को पढ़ेंगे, समझेंगे, जिनके विषय में जानेंगे, तो उनका नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनके द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक एक निबंध है और उसके रचनाकार है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन्हीं की जीवनी के विषय में आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो जीवनी का लेखन कैसे हो, दो जीवनी आपको बताई जा चुकी है, तो उसी क्रम में उसी के आधार पर आपको जीवनी लिखनी है। किस प्रकार से कितनी पंक्ति छोड़नी है, किस प्रकार से कोटेशन लिखना है, किस प्रकार से जीवन परिचय, साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय और रचनाएं आदि, और अंत में हिंदी साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी जीवनी, जो आपको विदित है कि 4 अंकों की आती है, आपको लिखनी है। लेकिन उससे पूर्व लेखक संबंधी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो आपके गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम एक बार समझ लेंगे, जो आपके पाठ से संबंधित और लेखक से संबंधित हैं। यद्यपि वो आते हैं बहुविकल्पीय तौर पर, किंतु इनको अति लघु उत्तरीय रूप में लिखा गया है। जैसे कुछ प्रश्न हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न ये पूछा है कि कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किस युग के लेखक हैं या किस युग के गद्यकार हैं। तो ध्यान रखिए कि छायावादोत्तर युग के प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है वो छायावादोत्तर युग के रचनाकार हैं, लेखक हैं। फिर एक प्रश्न इस युग से संबंधित पूछा जा सकता है कि इस युग के अन्य गद्यकार या अन्य साहित्यकार कौन है। तो अन्य साहित्यकारों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो छायावादी युग के भी हैं और छायावादोत्तर युग के भी, दोनों युगों में इन्होंने लेखन किया है, इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अतिरिक्त हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी और विद्या निवास मिश्र, ये अन्य ऐसे साहित्यकार हैं, मुख्य साहित्यकार हैं, जो छायावादोत्तर युग के साहित्यकार हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेषता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कि वो अहिंदी भाषी थे। अहिंदी भाषी का क्या अर्थ होता है कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी। तो ऐसे में अहिंदी भाषी होते हुए भी कौन सा साहित्यकार ऐसा है जिन्होंने हिंदी की बहुत अधिक सेवा की, उसके प्रचार और प्रसार में योगदान दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर आप समझ लीजिए कि इसका उत्तर भी होगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, देखिए रचनाओं में भी काम आएगा, अगर आप ऐसे याद कर लेंगे दोनों स्थानों पर काम आएगा। तो उन्होंने किस एकमात्र अंग्रेजी पत्र का संपादन किया। तो ये जो संपादन इनका ग्रंथ है उसका नाम है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारतीय अन्य भाषाएं कौन कौन सी थी जिनका पर्याप्त ज्ञान प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को था। तो देखिए उत्तर भारत में तो जन्म लिया नहीं था, सिर्फ दक्षिण भारत में जन्म लिया था। तो तेलुगु तो इनकी मातृभाषा थी। इसके अतिरिक्त कन्नड़, मलयालम, तमिल आदि ऐसी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं जिनका इनको बहुत अधिक ज्ञान था, और इन सभी भाषाओं में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, संपादन किया, बहुत सारा कार्य इन्होंने इस क्षेत्र में किया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हैं जिनको आप लिख लेंगे और इनकी PDF भेजी जाएगी, तो उसके आधार पर आप लिख लेंगे। अब आते हैं जीवनी पर। तो देखिए जीवनी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। तो आपको मालूम है कि इसमें सबसे पहले आप कोटेशन लिखते हैं, तो कोटेशन आपको काले पेन से लिखना है और लेखक की विशेषताओं के आधार पर लिखना है।
तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक, एक उच्च कोटि के निबंधकार, समालोचक थे, जिन्होंने अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके विकास में बहुत अधिक योगदान दिया, उसकी बहुत अधिक सेवा की। तो इस प्रकार से कोटेशन लेखक की जो है विशेषताओं के आधार पर फिर एक बार जीवन परिचय समझ लेंगे। तो इनका जन्म, श्रेष्ठ विचारक, उत्कृष्ट निबंधकार श्री प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनकी तेलुगु भाषा में हुई और इसके अतिरिक्त संस्कृत। तो संस्कृत और तेलुगु भाषा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। इसके अतिरिक्त हिंदी में भी इन्होंने जो अग्रिम शिक्षा है, आगे चल के इन्होंने हिंदी में भी शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात इनकी जो मातृभाषा थी वो तेलुगु भाषा थी। तो तेलुगु भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा को ही अपने रचना का क्षेत्र बनाया। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना अधिकतर साहित्य हिंदी भाषा में ही लिखित किया है। इन्होंने 32 वर्षों तक से भी अधिक आंध्र विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, अर्थात ये अध्यक्ष पद पर आसीन रहे 32 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि दक्षिण भारतीय अनेक भाषाओं के विकास में, उसके साहित्य के विकास में बहुत योगदान दिया और इस प्रकार साहित्य की सेवा करते हुए 30 मार्च सन 2005 में ये इस नश्वर संसार को विदा हो गए, इस नश्वर संसार को सदैव के लिए छोड़ दिया। अब इनके साहित्यिक सेवाओं पर हम आएंगे। तो साहित्यिक सेवाओं में साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवा एक ही बात होती है। तो इसमें इन्होंने हिंदी तेलुगु तुलनात्मक अध्ययन, ये इनका एक ग्रंथ है। इसमें हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं के विकास के लिए बहुत अधिक कार्य किया है। इनकी मातृभाषा तेलुगु थी, फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य लिखा और गद्य साहित्य की बहुत अधिक सेवा की है। अब रचनाओं पर आएंगे, रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाएं हिंदी रचनाएं हैं, यानी हिंदी भाषा में रचित, और तेलुगु भाषा में रचित, और कुछ अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने साहित्य सृजन किया है। तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका वैचारिक शोध और बोध, तो ये ऐसी रचनाएं हैं जो इनकी हिंदी भाषा में हुई। तेलुगु भाषा में इन्होंने तेलुगु दारुल दक्षिण भारतीय तेलुगु भाषा में साहित्य को कहते हैं, तो तेलुगु दारुल नाम से इन्होंने एक तेलुगु रचना की है। अंग्रेजी में आप जानते हैं, बताया आपको कि लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये संपादित ग्रंथ है। तो इस प्रकार से ये साहित्य इन्होंने हिंदी साहित्य को प्रदान किया और उसके विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है। भाषा शैली के आधार पर यही है कि इन्होंने संस्कृत के शब्दों को प्रधानता दी, इसके अतिरिक्त तत्सम और देश शब्दों का प्रयोग किया और इस प्रकार से भाषा को प्रभावपूर्ण बनाया। अनेकानेक शैलियां इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग की। विचार प्रधान विषयों में विचारात्मक शैली, शोध ग्रंथों में गवेषणात्मक शैली, उदाहरण दिए हैं तमाम, उसमें उद्धरण शैली, और हर साहित्यकार जिस शैली का प्रयोग करता है वो शैली है आत्मकथन शैली, अर्थात आत्मकथन शैली का प्रयोग इनके साहित्य में बहुत अधिक मिलता है। और इस प्रकार अंत में है हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी भाषी होते हुए भी इन्होंने जो हिंदी साहित्य की सेवा की है, तो ऐसे एकमात्र साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी भाषा की अपूर्व सेवा की। तो छायावादोत्तर युग के ही नहीं, हिंदी गद्य साहित्य के समस्त साहित्यकारों में इनका एक विशिष्ट, अति विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से ये जीवनी इनकी पूरी हुई। आप इनको इसी प्रकार से लिखेंगे, मैं PDF भेज दूंगी, उसके आधार पर आप इसको लिख लेंगे, आज की डेट डालकर, तारीख डालकर, और अगले क्रम में जो अंतिम जीवनी होगी वो होगी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की,
जिनका हम और हमारे आदर्श नाम से एक पाठ आपके ग्रंथ में संकलित है।